स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक व्यूअर का ये क्वेश्चन कई बार आया था, उन्होंने कई बार पूछा था और ये बहुत सारे लोगों से रिलेट भी करता है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वाइफ जो है 498A का केस करती है तो वो केवल 498A का ही केस नहीं करती, साथ में और भी बहुत सारी उसमें धाराएं ऐड करा दी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर 498A का केस झूठा है तो उस झूठे केस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इन सारी धाराओं का यूज़ हो जाता है। और जब हम बात करते हैं कि अगर वो केस सही है, मतलब पत्नी ने जो आपके ऊपर 498A का जो मुकदमा किया हुआ है, घरेलू प्रताड़ना का जो मुकदमा किया, तो उसमें सच्चाई है, मतलब उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके बाद ही उसने ये स्टेप लिया कि वो जा करके और ऐसा केस आपके ऊपर करती है। और कई सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिनको ध्यान में रखते हुए बाकी भी कई धाराएं लगाई जाती हैं। अब ये जो व्यूवर का क्वेश्चन था उसमें जिन धाराओं की बात की गई थी वो किया गया था 498A, 328, 354B और उसके साथ ही साथ 313 का भी उसमें यूज़ किया गया था। मतलब इतनी सारी धाराओं का बताया गया था कि उसके अंतर्गत वाइफ ने केस किया है। अब हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो कि हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरह की होती हैं, जिनमें अगर आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है और वो सही पाया जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर वो चीज़ें सही होती हैं तो आपको सज़ा हो सकती है और उस समय जो सज़ा होगी वो आपको दिक्कत कर सकती है। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो कंप्लेन की गई थी वो 156(3) के अंतर्गत की गई थी, मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास सीधे कंप्लेन की गई थी। तो देखिए, मजिस्ट्रेट के पास जब भी 156(3) में कंप्लेन होती है तो मजिस्ट्रेट का सबसे पहला ये काम होता है कि वो संबंधित थाना क्षेत्र में ऑर्डर करता है कि उस केस से संबंधित इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या मामला सही है या नहीं। अगर है सही तो फिर FIR दर्ज की जाए, नहीं सही है तो FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 156(3) में कंप्लेन हो गई है तो फिर सीधे वो केस आपके ऊपर बन जाएगा। और अगर बन जाता है तो आप इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाकर के इसको क्वैश आप करवा सकते हैं। अगर वो मामला झूठा है, आपको ये लगता है कि 156(3) में जो कंप्लेन की गई है वो झूठी है और उसमें बिना इन्वेस्टिगेशन के चार्जशीट वगैरह लग गई है, तो आप क्या करेंगे, आप 498 सॉरी आप इसको क्वैश आप करवा सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर के। तो ये तो बात होगी कि अगर 156(3) में कंप्लेन हुई है तो उसमें आपको क्या करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो 498A है, तो अगर हम 498A की बात करते हैं तो 498A तो आपको पता है कि क्या है, कि पत्नी ने जब 498A का केस किया तो उसमें सबसे पहले तो गिरफ्तारी तुरंत नहीं होनी है। पहले जो थी वो गिरफ्तारी तुरंत हो जाती थी, लेकिन अब गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती। लेकिन अगर इसके साथ कुछ सेक्शंस और लग गए हैं, जिन धाराओं की बात इस वीडियो में आपको बताई जा रही है, अगर इस तरह के कोई सेक्शन लग गए हैं तो आप अब खुद को सिक्योर करने के लिए आप पहले एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं, जिससे आप खुद सिक्योर हो जाएंगे। तो अगर आपकी गिरफ्तारी होनी भी होगी तो नहीं होगी, आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर केवल 498A हुआ है और साथ में 406 हुआ है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। 406 की भी अगर हम बात करते हैं तो 406 में क्या लिखवाती है पत्नी की, उसने जो भी गहने वगैरह थे, जो स्त्री धन था, वो पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा रख लिया गया है, मतलब कि उसे वापस नहीं किया गया है। तो 406 तो बस इसकी बात करता है कि किसी के विश्वास, ऐसे लोग जिनके ऊपर विश्वास होता है, तो विश्वास पात्र लोग जब किसी की संपत्ति को अपने पास जब्त करके रख लेते हैं तो 406 उसमें लगाया जाता है। तो अगर 498A और 406 की केवल हम बात करें और इन दो अगर धाराओं का यूज़ हुआ है तो इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आजकल बहुत साधारण सी धाराएं हो गई हैं। लेकिन इस जो क्वेश्चन आया था उसमें जो एक धारा थी 313, तो 313 की अगर हम बात करते हैं तो 313 ऐसी धारा है जिसमें कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है इन द सेंस ये है कि अगर लगता है कि हाँ मामला बिल्कुल सही है तो अगर वो पुलिस वाले चाहें तो आपको उस वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें आप अधिकार पूर्वक, मतलब कि अधिकार से आप अपनी जमानत की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अजमानती धारा है। और ये धारा क्या कहती है कि अगर किसी भी स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात कारित कराया जाता है, मतलब कोई स्त्री है वो प्रेग्नेंट है, अब उसके ससुराल वाले या उसका पति क्या करता है, बिना उसकी सहमति के उसका गर्भपात कारित करवा देता है, मिसकैरेज उसका करवा देता है। ऐसा कई मामलों में होता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पति को या घर वालों को बच्चा नहीं चाहिए होता उस वक्त और वो बिना स्त्री की सहमति के मिसकैरेज करवा देते हैं।
जो पत्नी है उसे तो बच्चा चाहिए लेकिन पति को नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ वैसे तो ये इलीगल माना जाता है कि जब प्रेग्नेंट है वाइफ, तो प्रेग्नेंट लड़की का कभी भी ये पता नहीं किया था कि लड़का है पेट में या लड़की है, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज से ऐसे इलीगल तरीके से लोग इस चीज़ों को पता कर लेते हैं। और कई घरों की आज भी हम अगर स्थिति देखें तो कई घरों की यही स्थिति है कि नहीं, हमें लड़का चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी अगर उन्हें ये पता चलता है कि लड़की है और लड़की होगी, तो वो गर्भपात कारित करवा देते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति है और आपके ऊपर ऐसे में 313 की धारा लगी हुई है, आपको केस किया गया है, तो वाइफ के पास बहुत सारे इस बात के लिए प्रूफ होंगे कि वो ये साबित कर सकती है कि ये बातें सही हैं। और अगर ये सही नहीं है, मतलब कि जो आपके ऊपर केस किया गया है वो गलत किया गया है, बस उनमें इन धाराओं को ऐड करवा दिया गया है केस को मजबूती प्रदान करने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है, तो वाइफ कहीं से भी ये प्रूफ नहीं कर पाएगी कि उसने जो लिखा है, आरोप जो लिखे हैं वो सही है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि जो भी आपके ऊपर कोई भी आरोपों को लगाता है तो उसको सिद्ध करने की जो भार होता है वो भी उसी व्यक्ति पर होता है। अगर कोई कह रहा है कि आप गलत हैं, तो वही व्यक्ति ये भी साबित करेगा कि आप गलत हैं और आप किस तरीके से गलत हैं। तो ये भार किसके ऊपर हुआ? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा? जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उसके ऊपर जाएगा। तो अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का इस तरह की धाराएं लग रही हैं, तो वो आपकी पत्नी पर है उसका भार कि वो इन बातों को सिद्ध करे। अगर वो सिद्ध कर देती है तब तो आप सजा के हकदार हैं, अगर सिद्ध नहीं करती है तो आप सजा के हकदार नहीं होंगे। इसके बाद फिर इसमें एक धारा की और बात की गई थी जो कि है 354B। तो 354B क्या कहता है? 354B ये कहता है कि किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करना, मतलब या तो उसे निर्वस्त्र करना या तो इस तरीके से हमला करना कि वो निर्वस्त्र हो जाए। तो ऐसे में भी जो सजा बताई गई है वो भी आपका आजीवन कारावास तक की आपकी सजा बताई गई है। तो ये सारी जो धाराएं हैं, इसके अलावा एक धारा और बच जाती है जिसकी बात इस वीडियो में की जानी है, वो है 328। 313 की बात हम कर चुके हैं, हम 354B की भी बात कर चुके हैं, हम 498A 406 की भी बात कर चुके हैं। एक और बच जाती है, वो है 328। तो 328 धारा में क्या है? 328 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के आशय से उसको कोई नशीला पदार्थ देना, कोई इस तरह की कोई दवा हो जिससे कि वो बेहोशी में आ जाए, कुछ ड्रिंक वगैरह हो जिससे कि वो नशे में आ जाए, नशे की हालत में उस पर हमला करना ज़्यादा आसान हो सकता। तो इस तरह की कोई भी नशीला पदार्थ देना, वो किस में आता है? वो आता है 328 में। मतलब अगर आप किसी के ऊपर हमला करना चाहते हैं तो आप उसको पहले इस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति को कर दीजिए कि वो कुछ भी सोचने समझने की क्षमता में नहीं रह जाए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आए कि उसके आसपास हो क्या रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आपने पैदा की है तो आपके ऊपर 328 का केस बनता है। और ये सारी बातें अगर आपके ऊपर आपकी वाइफ ने इस तरह की धाराओं को लगाया है, तो सबसे पहली बात है कि ये प्रूफ भी आपकी वाइफ ही करेगी कि ये उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। अगर वो प्रूफ कर रही है तब आप सजा के हकदार होंगे, अगर नहीं प्रूफ कर पा रही तो आप सजा के हकदार नहीं होंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक सुझाव है कि अगर आपके साथ इन सारी धाराओं पर अगर केस हुआ है तो आप एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, आप एक एप्लीकेशन वहाँ पर डाल दीजिए, आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, जिससे कि अगर इन फ्यूचर आपको पुलिस अरेस्ट करने भी आती है तो आपके पास पहले से आप अपनी सिक्योरिटी आप रख सकें, आप सिक्योर कर सकें खुद को। केस सही है या गलत है, आप उसके ट्रायल में जाइए और अपने साइड से आप सबूत ले आइए। आपकी पत्नी को यह सिद्ध करना है कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो सही है और आपको यह सिद्ध करना है कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। अब इनको कैसे सिद्ध करना वो आप प्रूफ के माध्यम से ही कर पाएंगे, या आप अपनी बातों को सही आप किस तरीके से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आपके एडवोकेट पर डिपेंड करती हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और ये जो सारी धाराएं हैं इनमें बस ये सारी ही बातें की गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइए। आपको अगर अपने केस से संबंधित आपका कोई फैमिली मैटर है, आपको उससे संबंधित कोई भी सुझाव चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, वहाँ से आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है और फिर आपके पास कॉल जाएगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप उससे संबंधित अपना समाधान आप ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।